Morning dear students. So welcome once again to the class session of 9th. So we were studying chapter 1 of history, the French Revolution. Before starting the new topics, as I have given you one task, one question to answer it in the comment box. So few of you have written and I have promised you that I will take the name in the next video. So I am going to take the name of the students, those who have given it in the comment box. Yuvraj Pal Singh, Harsh Tiwari, Shashank Madi Tripathi, Divya Ojha. Actually I think the student has not written the name. तो इस बार से जब आप नाम डालिए नीचे तो आईडी हो सकता है दूसरे नाम से क्रिएटेड हो आपकी, तो आप अपना नाम भी नीचे डाल दिया करिएगा. दिव्या ओझा, यशी द्विवेदी, अपर्णा, देन सुकृत घोष, वैभव सिंह, निखिल सिंह, मान्या श्रीवास्तव, अंशिका त्रिपाठी. These 11 students have only given it in the comment box. So today also I'll give you one small task in between the video. वीडियो के बीच में मैं कुछ पूछूंगा आपसे और इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे, ज़्यादा कमेंट बॉक्स भर जाएगा, तो इसलिए वीडियो वॉच करते रहिएगा प्रॉपरली. सो नाउ विल स्टार्ट द टॉपिक्स. So coming on to the topics, in the last topic we have studied reign of terror, आतंक का शासन. आतंक का शासन किसका था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का था. मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जैकोबिन क्लब का लीडर था जो रूलर बना फ्रांस का. बहुत से सीवियर पनिशमेंट पॉलिसीज उसने अपनाई. गुलेटिन जैसा इंस्ट्रूमेंट लाया और बी हेडेड कर देता था लोगों को, सर धड़ से अलग कर देता था. बाद में खुद भी उसी तरीके से मारा गया. अब यहाँ तक की तो पढ़ाई हमने कर ली थी. नाउ टुडे व्हाट विल स्टडी इज कि जब वो मारा गया, चूंकि जब जैकोबिन्स भी हट गए तो हुआ क्या. जैकोबिन्स के हटने के बाद फिर से एक बार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसी कंडीशन सामने आ गई और इसका नतीजा हुआ कि एक डायरेक्टरी जो थी वो डायरेक्टरी रूल करने लगी फ्रांस को. ये डायरेक्टरी क्या थी? एक्चुअली आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन्स वेल्दियर मिडिल क्लास सीज द पावर. जो वेल्दियर मिडिल क्लास था, वेल्दियर जो संभ्रांत वर्ग था, पैसे वाला वर्ग था मिडिल क्लास का, उसने पावर को सीज कर लिया. जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी 2 मेंबर की, उसने एक 5 मेंबर की डायरेक्टरी बना दी जिसमें 5 डायरेक्टर्स थे. तो 5 डायरेक्टर थे इसलिए वो एक डायरेक्टरी हो गई. वो डायरेक्टरी को ये अधिकार दिया गया कि आप काउंसिल की तरफ से कि अब आप शासन चलाएंगे. यू विल नाउ रूल द कंट्री, यू विल मेक प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर द कंट्री बाय योर कंसर्न. तो प्रॉब्लम यहाँ तक तो कोई नहीं थी. जैकोबिन गया, उसके बाद से काउंसिल ने ये डायरेक्टरी बना दी. प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जो डायरेक्टर्स थे पांचों, दे ऑफन हैड क्लैशेस बिटवीन देम. ये आपस में अक्सर झगड़ते रहते थे. कहीं ना कहीं कुछ ईगो प्रॉब्लम या जो भी इन्फीरियरिटी या सुपीरियरिटी जैसा मुद्दा होता था. तो उसमें होता क्या था कि कोई पॉलिसी पास हो ही नहीं पाती थी. अल्टीमेटली आपस में इतना लड़ते भिड़ते थे कि वो जो रेजोल्यूशन था वो कोई फाइनल तक पहुंच ही नहीं पाता था. वो सिंपल वही रेजोल्यूशन चलता था. तो ऐसे केस में ये जो डायरेक्टर्स का क्लैश था आपस में, इसने फ्रांस को फिर से एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का रास्ता दिखा दिया. बुरी तरीके से राजनीतिक अस्थिरता आ गई देश में, क्योंकि जैकोबिन तो जा चुका था, मारा जा चुका था. डायरेक्टरी जिसके हाथ में देश दिया गया वो आपस में ही क्लैश करते थे, तो डिसीजन कोई फाइनल आता ही नहीं था. तो अल्टीमेटली ये जो डायरेक्टरी थी इसने पेव द वे फॉर द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट. कहीं ना कहीं इस डायरेक्टरी ने ही क्या किया कि नेपोलियन बोनापार्ट जैसे रूलर के लिए रास्ता खोल दिया और वो सामने आके रूल को अपने हाथ में ले लिया. सो दिस वाज द पार्ट ऑफ एक्चुअली राइज ऑफ नेपोलियन. कई बार एक क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द रीजंस फॉर द राइज ऑफ नेपोलियन. तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन भी पूछे आपसे कि व्हाट वर द रीजंस ऑफ द राइज ऑफ नेपोलियन, तो you can write it there that the main reason behind the rise of Napoleon was that the political instability of France and especially the clashes between the directors that actually created a way for Napoleon to rise to the power. तो एक ये पार्ट आ गया. अब आते हैं इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन के एक और पार्ट पे, वो है रोल ऑफ वुमेन इन रेवोल्यूशन. क्या महिलाओं का कोई रोल था रेवोल्यूशन में? डिड वुमेन हैव अ रोल इन द रेवोल्यूशन? यस, वुमेन हैड अ रोल इन द रेवोल्यूशन. महिलाओं का रोल था.
वुमेन का एक्चुअली पहले थोड़ा सर्टेन क्राइटेरिया देख लिया जाए तब समझ में आएगा। एक्चुअली वुमेन की कंडीशन रेवोल्यूशन के पहले, फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले बहुत अच्छी नहीं थी। अच्छी सिर्फ उन महिलाओं की स्थिति थी समाज में जो नोबल्स या क्लर्जीज को या वेल्थियर मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे, माने जो राज परिवार के चर्चेस से जुड़े हुए लोग या जो संभ्रांत वर्ग था, अमीर वर्ग था, ऐसे लोग की घरों की महिलाएं ही आप ऐसे कह सकते हो कि थोड़ा बहुत अच्छे कंडीशन में थी। अदरवाइज जो थर्ड स्टेट की ज़्यादातर वुमेन थी, दे वर्क फॉर लिविंग, माने अब उनको काम करना उनकी मजबूरी थी। छोटे छोटे कामों में जैसे ड्रेस मेकर, लॉन्ड्री वर्कर्स, फ्लावर वेंडर्स, फ्रूट वेंडर्स, एज मेड्स, इस तरीके से वो काम करती थी और अपनी आजीविका के लिए काम करती थी, जीवन चलाने के लिए। ये जो महिलाएं थी, चूंकि जैसा मैंने काम देख के ही आपको लग रहा होगा ड्रेस मेकर और फ्लावर वेंडर की, फूल बेचने वाला, फल बेचने वाला, तो ऐसा कोई ट्रेंड जॉब थी नहीं, तो दे वर नॉट ट्रेंड, ये अनट्रेंड अनस्किल्ड थी। एंड एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ वुमेन ऑफ दिस सेक्शन वर अनएजुकेटेड, अशिक्षित भी थी, बहुत ज़्यादा अशिक्षा का माहौल था। तो इस तरीके से ना तो इनके पास कोई अधिकार थे, ना ही इनका कोई ऐसा ट्रेंड थी कि जॉब भी बहुत अच्छी मिल जाए, और ना ही ये एजुकेटेड थी, तो इनकी कंडीशन वर्स थी। इन कंडीशंस को लेके एक्चुअली अगर बात की जाए तो चूंकि इनका सिग्निफिकेंट रोल आया बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन में, वो कैसे आया, एक्चुअली इन्होंने वुमेन क्लब बनाना स्टार्ट कर दिया। वुमेन क्लब या वुमेन पॉलिटिकल क्लब आप कह सकते हैं। ये जो वुमेन पॉलिटिकल क्लब्स थे, ये अगर हम फ्रांस की बात करें तो यहाँ मैंने नीचे लिखा हुआ है, अबाउट 60 वुमेन क्लब्स केम इन डिफरेंट सिटीज ऑफ फ्रांस। लगभग उस समय में जब ये इकट्ठा होना शुरू हुई, एक्चुअली क्लब्स क्या है, एक एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन। जब हम एक से अधिक लोग एक कहीं समिति या कोई संगठन बना के जुड़ते हैं तो हम मजबूत हो जाते हैं। एक्चुअली हम अकेले अपनी बात को रखें और हमारे साथ 50 लोग और अगर बात को एक साथ रखें तो उस बात में दम आ जाता है, दमदारी हो जाती है और अगला आदमी कई बार मानने को विवश हो जाता है। कुछ इसी तरह का सिस्टम आया, इनके वुमेन पॉलिटिकल क्लब्स बनते चले गए, बहुत ढेर सारी संख्या में महिलाएं जुड़ती गई। आप देख सकते हो नंबर 60 वुमेन क्लब्स बनना मतलब कि महिलाएं जागरूक हो चुकी थी अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए। नाउ दिस वुमेन डिमांडेड फॉर राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड, मीन्स ये चाहती थी पहला अधिकार कि पहले तो हमें वोट देने का अधिकार मिले, हम खुद भी कंटेस्ट कर सके, टू बी इलेक्टेड उसका अधिकार मिले, वी कैन होल्ड इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशंस इन द ऑफिसेस, उस तरह की डिमांड किया इन्होंने। और यहाँ तक कि अपने एजुकेशन के लिए, अपने राइट्स के लिए, जो फोर्स्ड मैरिजेस हो जाती थी इनकी, उनके लिए ये सारी चीज़ों के प्रति काम किया। जो मोस्ट फेमस क्लब था वुमेन्स का इस दौरान में जो बना, अमॉन्ग दैट 60 वुमेन क्लब पॉलिटिकल क्लब्स, दैट वाज द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन बाई ओलंपी डी गॉजेस, मीन्स ओलंपी डी गॉजेस इसकी लीडर थे और उन्होंने तैयार किया था। तो आज का क्वेश्चन सिर्फ यही है, आपको कमेंट बॉक्स में मोस्ट फेमस वुमेन पॉलिटिकल क्लब का सिर्फ नाम लिखना है। You have to write the name of the most famous club, the Society of Revolutionary and Republican Women। ये नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना और अपना नाम नीचे ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे कि मैं ये जान सकूं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं ये नाम लूँगा और ग्रुप में डालूंगा। आगे इसको हम देखते हैं क्या हुआ। सो नाउ लॉज पास टू इम्प्रूव वुमेन लाइव्स। जो वुमेन पॉलिटिकल क्लब्स बने, इन्होंने संघर्ष किया ओलंपी डी गॉजेस जैसे लीडर्स के, आप कह लो लीडरशिप में, तो इसका एक प्रॉपर इम्पैक्ट पड़ा। गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड एक्चुअली, जैसा मैंने कहा कि जब आप एक संगठन बना लेते हो, जब आप एकजुट हो जाते हो और फिर आप अपनी बात रखते हो, तो जाहिर सी बात है कि उसको सुनने के लिए या मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है कई बार जो है। तो ऐसा ही हुआ फ्रांस में भी, वुमेन्स के राइट्स को एडमायर करने के लिए कई लॉज पास हुए। क्या थे वो नए लॉज, क्या राइट्स उनको मिले? फर्स्ट वॉज कंपल्सरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स, मीन्स नाउ जो स्कूलिंग थी, जो मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि दे वर लार्जली अनएजुकेटेड, कहीं ना कहीं उस पार्ट को सुधार करने के लिए स्कूलिंग को कंपल्सरी कर दिया गया, सो दैट दे मे बी एजुकेटेड। देन द सेकेंड वॉज नो लॉन्गर फोर्स्ड मैरिजेस, अब फोर्स्ड मैरिजेस नहीं रह गई थी, अब ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था सिविल लॉ के थ्रू, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था कि पिता ज़बरदस्ती शादी कर दे जैसा होता था वहाँ उसके पहले समाज में। डिवोर्स मेड लीगल, डिवोर्स जो है लीगल बना दिया गया। बोथ मेन एंड वुमेन, इसमें बोथ मेन एंड वुमेन
अप्लाई कर सकते थे, कोई भी अप्लाई कर सकता था इन दोनों में से जो है, तो इट वॉज मेड लीगल, अब ये कानून के दायरे में था। वुमेन वर नॉट ट्रेन्ड फॉर जॉब्स, जो ट्रेंड अनट्रेंड होती थी, जिसके वजह से वो सिर्फ लो पेड जॉब्स में थी, जैसा मैंने आपको पिछले टॉपिक में डिस्क्राइब भी किया था। तो अब जब चूंकि ट्रेंड होने लगी तो दे हैव वैरायटी ऑफ ऑप्शंस नाउ, दे कैन नाउ बी आर्टिस्ट, दे कैन रन देयर ओन बिजनेस, और whatever technical jobs were available at that time, they started doing these works. So this is how actually women political, but one major thing, जो शुरुआत मैंने बताई थी आपको कि वो पॉलिटिकल राइट्स के लिए, राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड, टू होल्ड पॉलिटिकल पोजीशंस के लिए जो लड़ाई थी, वो लड़ाई इनको थोड़ी लंबी लड़नी पड़ी उस समय के हिसाब से। That women political rights struggle continued for next 200 years, 200 साल आगे इनको इंतजार करना पड़ा उस अधिकार के लिए, और फाइनली 1946 फ्रेंच वुमेन वॉन द राइट टू वोट। तो ये 1946 में जाके वुमेन्स को राइट टू वोट का राइट मिला। देन अब आते हैं थोड़ा सा दूसरे पार्ट पे, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी पे। एक्चुअली जो ग्रेटेस्ट रिफॉर्म माना जाता है जैकोबिन क्लब्स का, जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर का जो जैकोबिन क्लब था, उसका ग्रेटेस्ट रिफॉर्म माना जाता है स्लेवरी पे को एबॉलिश करना, जो दास प्रथा थी। ये जो अफ्रीकन नीग्रोस थे, इनको काम कराने के लिए प्लांटेशंस में या माइंस में, ये जो यूरोपियन लोग थे, ये इनको मतलब गुलाम या दास के तरह खरीद बेच तक होती थी, ये सामानों के तरह बिकते थे, बहुत ही दुर्दशा में थे। दे फेस द वर्स्ट कंडीशन, मतलब ह्यूमन राइट्स की जिसको कह लो आप, मानवाधिकार की धज्जियां उड़ जाएं, ये खरीदे बेचे जाते थे। ट्रायंगुलर ट्रेड चलता था यूरोप, अमेरिका और इस तरह के कंट्रीज में, स्लेव ट्रेड नाम से दास मतलब ये खरीद बेच होती थी, और कंटेनर्स में, बॉक्सेस में पैक कर करके भेजे जाते थे इन जगहों पर जहां इनकी आवश्यकता होती थी। तो इस तरह के जो बहुत एक तरह कह लो आपकी अजीब सी ये प्रथा थी, इसको एबॉलिश करने का काम जैकोबिन्स ने किया था कि हमारे यहाँ ये अलाउड नहीं होगा। बट और 1794 में वहाँ की नेशनल कन्वेंशन ने भी इसको इलीगल कर दिया था। लेकिन बाद में जब नेपोलियन रूलर बना, जब नेपोलियन केम इनटू रूल, तो नेपोलियन के रूलर बनने के बाद से क्या हुआ, उसने प्लांटेशन ओनर्स को खुश करने के लिए, चूंकि वो अपने यहाँ की इकोनॉमी को सुधारना चाहता था, वो देखा जो उसके यहाँ का इंडस्ट्रियल क्लास है फ्रांस का, जो बिजनेस क्लास है, जो प्लांटेशन ओनर्स हैं, इनके काम में इनको मुश्किल आ रही थी, क्योंकि इनके पास वर्कर्स ही नहीं थे, वर्कर्स के लिए इनको ज़रूरत पड़ रही थी ऐसे स्लेव्स की। तो दोबारा से उसने री इंट्रोड्यूस कर दिया 10 ईयर्स लेटर, मीन्स 1794 था, 1804 तक जाते जाते जो है उसने क्या किया कि फिर से स्लेवरी को इंट्रोड्यूस कर दिया। और वो जो स्लेव्स थे वो फाइनली, अगर हम बात करें फ्रांस में, तो 1848 में जाके फाइनली जो है ये स्लेवरी एबॉलिश की गई फ्रांस में, और बाद में पूरी दुनिया में इसको इलीगल कर दिया गया कि इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन राइट्स। सो दिस स्लेव ट्रेड वाज फाइनली एबॉलिश्ड इन फ्रांस इन 1848। अब आते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद लास्ट कंक्लूजन टॉपिक आपको मैं बताऊंगा, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अब ये जो रेवोल्यूशन हुआ, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ जिसको हम लोगों ने पढ़ा, ये हमारे जो वहाँ फ्रांस की एवरीडे लाइफ थी, मीन्स रोजमर्रा के जीवन में क्या बदलाव लाया। ऑब्वियसली इतना बड़ा जब रिवोल्ट होगा तो जाहिर सी बात है सबके सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल हर तरह के कंडीशन में बदलाव लाएगा। तो जो सबसे बड़ा बदलाव था, वो पहला बदलाव जो इन्होंने किया जब गवर्नमेंट टुक ओवर आफ्टर दिस रेवोल्यूशन, आफ्टर रिमूवल ऑफ नेपोलियन ऑल्सो, तो वो था सेंसरशिप को हटाना। सेंसरशिप मीन्स कि जो भी कुछ मटेरियल प्रिंटेड अगर सामने आता था तो किंग के लोग पहले, या किंग उसको देखते थे, और अगर वो मैटर उनके हिसाब से ठीक है तो देन इट वाज प्रिंटेड, अदरवाइज सेंसर मीन्स उसको काट दिया जाता था उतना कि ये मैटर प्रिंट नहीं होगा। तो अब ये सेंसरशिप हट गई। तो अब जो सेंसरशिप हटने का मतलब था, अब जो भी टेक्स्ट है, मटेरियल है, वो जिस स्थिति में है वैसा ही छपेगा, किसी के खुश होने या खराब होने से नहीं हटेगा या छपेगा। तो सेंसरशिप हट गई, फ्री हो गए सभी लोग लिखने के लिए, कुछ भी पढ़ने के लिए। जो नेचुरल राइट्स थे, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स
एंड मैन बोला गया था, ये नेचुरल राइट माना गया कि ये सबका अधिकार है, ये होना ही चाहिए। ये जो सेंसरशिप हटी, इससे ग्रोथ ऑफ न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्रिंटेड कल्चर का स्टार्ट हो गया। न्यूज़पेपर्स पब्लिश होने लगे तो जो कुछ भी समाज में कहीं घटित होता, जब जैसा घटित होता तब वैसा ही सामने आता था। उसमें किसी तरह की सेंसरशिप नहीं होती थी कि किसी को फेवर करने के लिए अच्छी न्यूज़ ही लिखी जाए या काट दी जाए कुछ भी जो है। थिएटर्स एग्जिस्टेंस में आए, ये जो पब्लिक आप कह लो एंटरटेनमेंट की चीज़ें थी, थिएटर्स खुलने लगे, प्लेस, सॉन्ग्स अट्रैक्टेड नंबर ऑफ पीपल। तो कहीं ना कहीं इस एवरीडे लाइफ ने लोगों को सामने ला दिया जो है, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है इसमें। सो सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स रिगार्डिंग नेपोलियन एंड दैट टर्म that I was talking about is in 1804 actually Napoleon Bonaparte crowned himself as emperor of France। जब फ्रांस का एम्परर बना तो पहले तो उसने जो है अपने यूरोपियन जो नेबरिंग कंट्रीज थी यूरोपीय की, उनको कॉन्कर करना शुरू किया, जो है बहुत तेज़ी से कॉन्कर करना शुरू किया। वो अपना साम्राज्यवाद मीन्स जो उसकी टेरिटरीज थी किंगडम की फ्रांस की, उनको एक्सपैंड करना चाहता था। वो एक वो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ थी। दूसरी चीज़, वो अपने आप को एक मॉडर्नाइज़र के तौर पे देखता था। वो इस तरह का कि जो आधुनिक सोच लेकर आया हो, नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने आया हो, इस तरह की सोच कुछ नेपोलियन की थी। उसने कई आपको मैं बताऊं कि बहुत से इंपॉर्टेंट लॉज भी पास किए, जिनमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो था राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। एक्चुअली दिस वाज वन मोर, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक इस तरह का लॉ था। इट वॉज एक्चुअली अ लॉ, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ दैट आई स्टेट इज यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स बाय डेसिमल सिस्टम। यूनिफॉर्म सिस्टम तैयार करना, जैसे उस समय में क्या होता था, किसी कंट्री के किसी पार्ट में नापने के लिए कोई अलग यूनिट तैयार हो रही है, तौलने के लिए कोई अलग यूनिट तैयार हो रही है। जैसे आज एक स्टैंडर्ड यूनिट है कि मीटर या सेंटीमीटर, तो हम ग्लोबली यूज़ कर रहे हैं, एक ही यूनिफॉर्म सिस्टम हो गया मेजर्स का, या वेट्स का है किलोग्राम, ग्राम, ये हम यूज़ कर रहे हैं। तो आज चाहे हम गोरखपुर में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे कहीं और हो, हर जगह किलोग्राम किलोग्राम ही है, उसकी जो यूनिट है वो सेम है। इसी तरह से मीटर सेंटीमीटर मेजर्स की है। तो उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने वाला फ्रांस में नेपोलियन ही था, क्योंकि वो जानता था कि ये स्टैंडर्डाइज करना ज़रूरी है अगर हमें अपनी करेंसी को भी मजबूत करना है तो। देन लेकिन क्या हुआ कि चूंकि ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, ओवर एम्बिशियस, तो तेज़ी से चाह रहा था कि हम जो पाएँ, जहाँ पाएँ, जिस देश को कब्जा करते चले जाएं। इसने क्या किया इस काम ने कि इसकी छवि को थोड़ा सा ऐसा कर दिया कि पूरे यूरोप में इसकी सेनाओं को लोगों ने इन्वेडर के तौर पे आक्रांता आक्रमण जो करता रहे, इस तरह से देखना शुरू कर दिया। फाइनली 1815 में नेपोलियन हारा, और जिस जगह हारा उसका नाम था वाटरलू। फाइनली इन 1815 नेपोलियन वॉज डिफीटेड एट वाटरलू। तो यहाँ से जाके इनका भी अंत हुआ जो है। अब इस चैप्टर के कंक्लूजन पार्ट पे हम आते हैं, जो लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट जो कंक्लूजन का वो ये है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आखिर क्यों फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम 9th की हिस्ट्री स्टार्ट की। हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क पर है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन। शायद पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलती है, जो डेमोक्रेटिक रूल्स और रेगुलेशंस बने हैं, जो पावर्स का डिवीजन आज हम इस्तेमाल करते हैं, वो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन है। आप देखिए, मैंने लिखा है आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ दिस रेवोल्यूशन। तो ये जो डेमोक्रेटिक राइट्स हमें मिले आज, फंडामेंटल राइट है ना हम लोग के पास, राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इस तरह के जो अधिकार जो हमें मिले, ये अधिकार नहीं थे तो किसी भी मोनार्कियल गवर्नमेंट में या डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में जनता का कोई अधिकार नहीं होता था। आज हर एक व्यक्ति के पास अधिकार है, और यही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। तो इसकी शुरुआत फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुई, ये कंक्लूजन है कि इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेटिक राइट्स या लिबर्टी, जो स्वतंत्रता, हम बंधे हुए नहीं हैं, स्वतंत्र हैं हम। देन इसने एक और काम किया, इसका कंक्लूजन क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, लेड टू द फ्रीडम ऑफ कॉलोनाइज्ड नेशन। बहुत से ऐसे देश जो कॉलोनाइज थे, जो अंग्रेज़ों के अधिकार में थे या किसी देश के कब्जे में थे, इस तरह वहाँ भी इस तरह की क्रांतियाँ शुरू हुई और वो आज़ाद होना शुरू हुए।
लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, कई देशों में राजनीतिक ऐसी सरकारें, लोकतांत्रिक सरकारें बनना शुरू हो गई, मोनार्कियल सिस्टम खत्म होना शुरू हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को मैं मानता हूँ कि आज भी आप देखिए, जो बुक में आपको नाम दिया था मैंने, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट या इस तरह की किताबें, ये पावर डिविजन्स जो आज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर डिवाइड है, ये उसी समय किताबें लिखी जा चुकी थी। तो जो कंसेप्ट था लिबर्टी का, फ्रैटर्निटी का, ये डेमोक्रेसी का, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ही दुनिया को दिया। तो ये इसका कंक्लूजन है। रही पार्ट इसके इंडिया से टच की, तो बताऊं कि जो इंस्टेंसेस मिलते हैं हमें एनसीईआरटी बुक या एविडेंसेस के थ्रू, वो इंडिया में उस टाइम टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय, जैसा कि राजा राम मोहन रॉय को आप जानते हैं कि ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया, इन्होंने ये भी, इनके जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज़ थे उससे काफ़ी इंस्पायर्ड थे उस टाइम पे, वो उससे काफ़ी इंस्पायर्ड थे, काफ़ी जो है इस तरह से आप कह लो कि प्रभावित थे, और यहाँ पे भी उन आइडियाज़ को स्प्रेड करते थे। सो दिस इज़ द चैप्टर of history 1. If you have any doubt, write it in the comment box or personally call to me or message me. I will just clear your doubts. Don't worry about that. काम पूरा बढ़िया से करिएगा। जो टास्क दिया था बीच में वीडियो के, उसको आंसर करिएगा। वन थिंग मोर, जो नेक्स्ट हमारा टर्न होगा उसमें ज्योग्राफी चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन हम देखेंगे। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।